की चित्त की अस्थिरता। तो ये ध्यान रखा करो, मन को थोड़ा समझो कि मन है क्या। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मेंटल डिजीज, मानसिक रोग। तो मन को समझे बिना, देखो आधुनिक विज्ञान कहता है मन के 3 विभाग हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस। चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन मन। चेतन मन, जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग कॉन्शस नहीं हैं। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि 50% लोग इधर उधर देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन उनका कॉन्शसनेस नहीं है, वहाँ चेतन नहीं है। बहुत लोग हैं जो एकाग्रता के साथ इस बात को सुन रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्शस स्थिति, चैतन्य अवस्था है, सब कॉन्शस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल 10:20 पर क्या कर रहे थे, पता नहीं है, थोड़ा झिलमिला रहा है हमारे मन में, लेकिन हम थोड़ा याद करेंगे तो पता चलेगा 10:20 पर ट्रीटमेंट सेक्शन में थे हम, वहाँ डॉक्टर से मिल रहे थे या कोई काम कर रहे, चिकित्सा ले रहे थे। तो इसको क्या बोलेंगे? सबकॉन्शस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अनकॉन्शस, अचेतन मन, उसे हम कहेंगे। आपसे पूछूं मैं कि 15 अगस्त 2003 को 11 बजे क्या कर रहे थे? किसी को याद नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा याद करेंगे हर किसी, क्योंकि आदमी जितना जीता है ना, जब से बचपन से, सब सारी चीज़ें हमारे अचेतन मन में संग्रहित है। इस पर काफ़ी प्रयोग हुए हैं, बड़ी रिसर्च हुए हैं, खोजें हुई हैं। तो ये है मॉडर्न साइकोलॉजी। हमारा जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है वो इससे आगे और बात करता है। अनकॉन्शियस के आगे आपके सुपर कॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस के आगे कॉस्मिक कॉन्शियस है। इतना ही नहीं, मन के बहुत सारे, ये हम देखते हैं ना कि हम मात्र 5 फीट 6 इंच के या 5 फीट 3 इंच के हैं। इतना ही नहीं है, आप में इतनी विराट संभावनाएं छिपी हुई हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कॉन्शसनेस तो है ही, थोड़ा सा। अब कॉन्शस कितना है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में प्रवेश कर जाए। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना तो मैं समझूं कि आप लोग समझ रहे हो। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा लेकर पानी में डुबा दो तो क्या होगा? सिर्फ एक हिस्सा उसका ऊपर रहता है, 9 हिस्सा कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है। तो हमारा कॉन्शस कितना है? मात्र 1%। और 90% से लेकर के 98% तक जो है ना, हमारा क्या है? सब कॉन्शस अनकॉन्शस है। सब कॉन्शस कौन सा हुआ? कुछ तो ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे जा रहा है, यानी ऊपर भी जा रहा है बर्फ और नीचे भी जा रहा है, वो क्या हुआ? सब कॉन्शस। अनकॉन्शस क्या हुआ? जो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अनकॉन्शस। अनकॉन्शस के भी बहुत सारे रूप हैं। इंडिविजुअल इनका अनकॉन्शस है, फैमिली कलेक्टिव अनकॉन्शस है, इंडिविजुअल कलेक्टिव अनकॉन्शस है, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शस है।
नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ट्राइब एंड डेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, और अंत में आता है प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड ग्रेट मदर एंड ओल्ड वाइज मैन, दैट इज कॉल्ड शिव एंड शक्ति। तो ये जो है ना, हमारे अंदर वो सारे अव्यक्त रूप में है जहाँ से मनुष्य की यात्रा शुरू हुई थी, उसके लिए बोलते हैं प्रिमिटिव एंसेस्टर अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और इसके कारण यानी हमारा मन कितना विराट है, कितना विशाल है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने एक शोध पत्र मैंने ख़त्म किया है, रिसर्च, कि विश्व के 28 श्रेष्ठतम रिसर्च खोज कहाँ हुआ है, हमारे उस कलेक्टिव प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कारण सपनों में हुआ है। सपनों में क्या होता है, हम यात्रा करते हैं, पार कर जाते हैं उन सारे अनकॉन्शियस से। तो इस संबंध में बहुत सारे खोजें ऐसी हुई हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, आइंस्टीन की खोज है। तो आइंस्टीन के ये कैसे खोज हुआ, जिसको हम लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत, उससे जुड़ा हुआ है। तो उसकी खोज कैसे हुई, तो आइंस्टीन जो है बड़े यानी चिंतक भी थे, अच्छे वैज्ञानिक भी थे, अपूर्व थे। आज भी उनकी IQ दुनिया की सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उनके IQ से जो है ना और लोगों का जो है कंपैरिजन किया जाता है। उनके दिमाग पर बरसों तक खोज होता रहा, रिसर्च होता रहा। कभी चर्चा हुई तो बताऊंगा बियर काफ़ी कि किस प्रकार से खोजें हुई हैं, क्योंकि दिमाग में कौन कौन से सेल्स, गिलियल सेल्स आपके सर्वाधिक पाया गया था। खैर, तो ये मैं निवेदन कर रहा था कि भाई वह बड़े इस पर कार्य कर रहे थे, उनको समस्या मिल नहीं रहा था, समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। सपने में एक बार देखा कि एक प्रकाश उनका पीछा कर रहा है और वो चप्पल पहने हुए हैं और वो बार बार उस प्रकाश की खोज में जा रहे हैं, चप्पल फिसल रहा है फिर ये, और इस प्रकार से स्पीड ऑफ लाइट की खोज हुआ। उसी प्रकार से नील बोर जो एटॉमिक संरचना के जो है ना DNA के प्रवर्तक हैं, तो उन्होंने भी इसी प्रकार की खोज किया कि कैसे अद्भुत ढंग से, यानी जैसे सूरज की चारों तरफ जो है ना ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हर एक एटम के मध्य में जो आपके न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कैसे, तो इसकी पूरी DNA इसका जो है ना कहाँ खोज हुआ, सपने में। इसी प्रकार से केकुले, क्योंकि हम लोग, मैं BSc केमिस्ट्री ऑनर्स का छात्र था, तो उस संबंध में उस समय हमने पढ़ा था कि केकुले आपके बेंजीन के स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूल आधार है उस पर जो है काम कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे, इसके जो है ना संरचना को कैसे ठीक किया जाए। और इस प्रकार से जो है ना उन्होंने सपना देखा कि एक सांप कैसे षटकोणीय आकार बना करके, और इस प्रकार से उन्होंने आपके व्यंजन की संरचना को जो है, ऐसे कई, एलियास हवे, आप देखते हो ना बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हो हैं, ये कपड़े की सिलाई हैं भांति भांति से, किसकी खोज है, एलियास हवे की। क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसे ये जो है, यानी जो सुई की होती है ना सिलाई मशीन की, कैसे उसकी छेद कहाँ होता है, बड़ी विचित्र। अब इस पर काम कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया सारा काम, और जो है ना दोपहर के समय वो सोए और सपनों में खो गए। उसी से रिलेटेड
उन्होंने देखा कि भाई वही प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस की अवस्था में जब जनजातीय बिल्कुल आदिवासी स्थिति में रहते थे, तो कैसे जो है वो गए जा रहे हैं, उनके कुछ मित्रों के साथ शिकार के लिए गए, वो बिछुड़ गए। तो वहाँ के कबीलाई लोगों ने उनको पकड़ लिया सपनों में, और अब उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं अपने कुल देवता को बलि देने के लिए। तो ये जो है ना, वो देख रहे हैं कि सारे वहाँ पहुँच गए बलि देने के लिए, तो उनके साथ बहुत सारे हथियार थे, ऐसे भाले थे जिस भाले में नोक बने हुए थे। अब सब चिल्ला रहे, जैसे ही बलि देने के लिए उनकी आँख खुल गई, लेकिन उनके लिए कि मिल गया सिलाई मशीन का जो है सुई कैसे जो है। तो इस प्रकार से हम जो कपड़े पहनते हैं, ये सिलाई जो हो रही है, ये एलियास हावे की ये खोज। ऐसे कई खोज है, अब उसकी कहानी कहें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपके डीएनए की संरचना है वो संरचना किस प्रकार से, ये भी आप सपनों की देन है। उन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है इन सारी खोजों पर। तो इसलिए जो है हमारा अचेतन मन बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और ये अचेतन मन ही बीमारी का कारण होता है। यही अचेतन मन जो है डिप्रेशन का कारण बनता है, और यही अचेतन मन हमारे स्वास्थ्य का कारण बनता है। तो कैसे बीमारी का कारण बनता है, थोड़ी अच्छी तरह समझ लो, 2-4 उदाहरण समझ लो, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक लेवल पर यदि किसी ने खोज किया है तो वह है आपके डॉक्टर फ्रायड, डॉक्टर यूंग, डॉक्टर हॉर्न, डॉक्टर एडलर। इस क्षेत्र के लिए पायोनियर हैं जिन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी की जो है ना ऊपर काफ़ी काम किया है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सिगमंड फ्रायड ने साइकोएनालिसिस, और उन्होंने 2-4 उदाहरण ताकि आपको दिमाग में समझ में आ जाए कि डिप्रेशन टेंशन ये कहाँ से आता है। तो उसमें एक महिला का जिक्र है कि वो महिला बहुत ही एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त थी, उसको लकवा हो गया था। देखो, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, ये हमारे अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को अच्छी तरह समझो। आपको जो सुबह हम ये कराते हैं ना हास्य थेरेपी, ये हंसी को हंसी में मत टालना। ये आपके अचेतन मन में दबी हुई जो सप्रेसिव डिजायर्स है, जो अचेतन मन में दमित इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं, जो बीमारी का कारण बनता है, जो डिप्रेशन का कारण बनता है, जो एंग्जाइटी का कारण बनता है, जो पैरानोया का कारण बनता है, उसको निकालने का प्रयोग है ये। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि आपको कोई बहुत सताता है, बहुत दुखी करता है, बहुत आपको जो है ना छेड़ता है, आप बिल्कुल कई जो है ना आत्महत्या तक कर लेते हैं, आप बहुत जो उसको लगता है कि इस आदमी को पीटना चाहिए, कभी कभी मारने के लिए उद्यत भी हो जाते हो। तभी वो व्यक्ति देखता है, पूछता क्या कर रहे हो मिस्टर या मिसेज या मैडम? कहते हो सर ये अभिवादन में उठा हुआ हाथ है, नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है। और ये बात तो आपको मालूम है ना किस लिए हाथ उठा है। अब ये बात आपकी दब जाती है। अब मन बेचारा अभिव्यक्त काहे से होगा? मन को अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? शरीर है। अब ये हाथ आपका मारने के लिए उठा, उसको सप्रेस कर दिया, दमन कर दिया, तो क्या बन जाएगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाएगा, फ्रोजन सोल्जर बन जाएगा, हैं, हाथों की तकलीफ बन जाएगी। अब कराते रहो इलाज। तो इसलिए जो है ये जो हम आपके साथ करते हैं ना प्रयोग, ये बहुत बड़ा उपचार है। इसको मजाक मत समझना, हंसी को हंसी में मत टालना। इसके पीछे बहुत गहराई में हमारी सोच है, हमारा चिंतन है। तो इस सत्य को समझो। तो ये ध्यान रखो, फ्रायड ने एक महिला का जिक्र किया है कि उसको पैरालिसिस हो गया था। उसने खूब सारे न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, उस समय जितने भी डॉक्टर सबसे दिखाया
कहीं उसको फायदा नहीं हुआ। अंत में एनालिसिस के लिए आई। एनालिसिस की एक प्रक्रिया होती है कि एक पर्दा होता है, डॉक्टर बैठता है जो साइकोलॉजिस्ट होता है, फिर उसको एक ट्रांसडेंटल स्थिति में ले जाते हैं रोगी को, और फिर उसे प्रश्न पूछते हैं, फिर वो जवाब देता है। उस आधार पर कई दिन तक ये साइको एनालिसिस के बाद ये पता चला कि उस महिला का जो है ना क्या था कि एक बार उसकी बहन बीमार पड़ी थी, वो बहन को देखने के लिए गई थी, और बहन ने जो है उसके मन में एक भाव उठा कि काश मेरी बहन मर जाती, तो उसको अपने जीजा के प्रति झुकाव था, एक भाव उठा। अब देखो बीमारी कहाँ से पनपती है। अब ये भाव उठा, तुरंत दूसरा भाव उठा, क्योंकि बचपन में उन दोनों बहनों की माँ मर गई थी, तो भाव उठा कि भाई मेरी बहन जो मुझे माँ की तरह एक प्रेम दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, एक समर्थ बनाया, और उस बहन के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ, तो क्या होता है, ये जो है ना मन में गांठ पड़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सस। अब ये कॉम्प्लेक्सस बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्सस गांठ यानी ये, तो इसलिए जो है ना ये देखो ये गांठ जो है ना सारे अचेतन मन, डिप्रेशन, टेंशन, ये अब इसको जितना हम कसते हैं ना उतना ही ये गांठ मजबूत होता चला जाता है। योग और प्राणायाम और इसके द्वारा क्या होता है, साइको एनालिसिस के द्वारा, तब गांठें जो है ना ढीली होती थी और खुल भी जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखो। एक बहुत सुंदर गीत है, मैं उस गीत को सुनता हूँ, बड़ा साइकोलॉजिकल गीत है। क्या गीत है, मन की गिरह खोल दो, मेरे पास आओ, बैठो और नया गीत गाओ। तो इस मन की गिरह को खोलना, गांठ को खोलना, बहुत प्यारा गीत है। आप लोगों ने सुना है क्या कभी ये गीत? जरूर सुनना, पूरी साइकोलॉजिकल गीत है ये। तो मन की गिरह को खोलने के तरीका है योग, प्राणायाम और साइको एनालिसिस। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके मन में ये गांठ बैठी, डिप्रेशन में गई, टेंशन में गई, दिमाग का वो क्षेत्र, बायां क्षेत्र जो है डिस्टर्ब हो गया, दाहिने अंग में पैरालिसिस हो गया। जब इस बात को निकाला गया तो धीरे धीरे ठीक हो गई। तो ये ध्यान रखा करो कि तन की बीमारी का भी संबंध हमारे मन से है। ये क्या है, मन क्या है, शरीर का सूक्ष्म रूप है, और तन क्या है, मन का स्थूल रूप है। इस सत्य को आप समझो। तो मन जो है स्थूल रूप, जैसे एक तालाब होता है ना, तालाब में कोई भी एक छोटा सा कंकर भी डालोगे तो उसकी लहरें उठते उठते कहाँ चली जाती हैं, किनारे पर आ जाती हैं। तो जैसा आपका विचार होता है ना, वो विचार की लहरें उठते उठते कहाँ आती हैं, शरीर पर आ जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखा करो। डिप्रेशन के रोगी क्या होता है, शरीर पर घटित होता है, नींद खो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, मन नहीं लगता, हमेशा चिड़चिड़ा, हमेशा जो है, और विचार कैसे आते हैं कि अब जीने में क्या तुक है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, जी कर के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया तो ये स्थिति जो है ना पैदा हो जाता है। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई इस मन को ठीक करो। मन में हमेशा एक नहीं, कैसे कई ऐसे उदाहरण हमने अपने जीवन में देखा है। ऐसे ऐसे रोगी आए हैं, भयंकर से भयंकर रोगी, जिनका कोई इलाज नहीं दुनिया में। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक डॉक्टर की, कनाडा का एक डॉक्टर, जिसको बहुत भयंकर बीमारी थी, उसने मेरी पुस्तक का फॉरवर्ड लिखा है। तो उसको जो है पार्किंसन हो गया था, और अंतिम अवस्था, मात्र उम्र 60 साल, 4 आदमी लद करके लेकर आए थे। ये करीब 1998 की बात कर रहा हूँ। उस समय राजस्थान में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसे मैं देख रहा था, संभाल रहा था। तो वहाँ पर जो है
4 उनके मित्र ले करके आए और पूरी दुनिया के जितना इलाज हो सकता था सब करा लिया था। कहीं वो ठीक नहीं हुए, कहीं ठीक नहीं हुए। मैं भी उसको भर्ती नहीं कर रहा था, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं क्यों ऐसा आदेश दिया, फिर उनको मैंने भर्ती कर लिया। क्यों कभी कभी परमात्मा का आदेश मिलता है कि तुम कौन होते हैं ठीक करने वाले हैं, तुम्हारा काम है पूरा करो, फिर उसके बाद जो है सारा छोड़ो। तो इस प्रकार से हमने उनको भर्ती की। 21 दिन भर्ती रहे, लाभ मिला, फिर गए, 21 दिन के बाद आए। फिर जो व्यक्ति चल नहीं सकता था 11 किलोमीटर चल कर दिखाया, गोल्फ खेलने लग गया, और अंत में उन्होंने लिखी है, जो पार्किंसन के रोगी आते हैं तो उनको मैं एक कागज़ देता हूँ, उन्होंने पार्किंसन पर लिखा है कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को क्या हुआ, ये उन्होंने बताया कि मेरे जितने मेडिकल जर्नल थे, जितने डॉक्टर थे, जितने रिसर्च थे, वो सारे एक ही चीज़ बता रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। लेकिन आपने मेरे मन में ये बात भर दिया कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर।